हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविल इंजीनियर्स आई यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे टीएमटी वर्सेस एचवाईएसडी स्टील के बारे में कि इनमें से कौन सा सरिया जो है वो आपको यूज़ करना चाहिए और कौन सा बेटर है और इन दोनों की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो इस सब को देखने से पहले हम लोग जो हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, जिसको हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या सॉलिड मैकेनिक्स में आप लोग पढ़ते हो, उसको एक बार देख लेते हैं कि हम लोग इसमें बेसिकली जो हमारी डिफॉर्म्ड बार्स हैं उनको कहाँ तक हम ट्रीट करते हैं इन दी हमारी फैक्ट्रीज। और फिर उसके बाद जब आप इनको अपने घरों में या किसी बिल्डिंग या किसी ब्रिज या फ्लाईओवर पे लगाते हो तो आप कितनी कहाँ से आप स्टार्टिंग करते हो। तो गाइज हम लोग ना इनको जब फैक्ट्री में बनाते हैं तो इनको हम डी पॉइंट, जो कि हमारा लोअर यील्ड पॉइंट होता है, वहाँ तक तो हम इसको लेकर आ चुके होते हैं। ठीक है, वहाँ तक हम लोग इनकी जो डिफॉर्मेशन है वो करवा चुके होते हैं। तो जब भी जो हम घरों में स्टील यूज़ करते हैं, कहीं पर भी यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले जो लोड आना होता है वो डी पॉइंट तक आना होता है। इससे क्या होता है कि जो हमारा अपर यील्ड पॉइंट होता है ना, वो बच जाता है आने से, और उसकी वजह से जो एक छोटा सा डिफॉर्मेशन का जो डर रहता है वो नहीं होता है। और उसके बाद जैसे ही जो हमारे घरों में जो स्टील है वो लगेगी, तो वो पहले तो डी तक अपनी एनर्जी को, जो हमारी अपनी की स्ट्रेंथ है, वहाँ तक पहुँचेगी। उसके बाद उसको एक जो हमारा ई पॉइंट अक्सर रहता है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, ठीक है, वहाँ तक पहुँचेगी फिर वो। और क्योंकि यहाँ तक उसको फिर ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, इसलिए जो उसकी जो हमारा स्टील है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। तो हम जब भी फैक्ट्रीज़ में इन स्टील्स को बनाते हैं तो हम डी पॉइंट तक जो है ऑलरेडी पहुँच चुके होते हैं। तो ये बेसिक एक कंसेप्ट है कि अगर हमें बनानी है बिल्डिंग तो हमें पहले तो, अगर हमें अपनी स्टील को डिफॉर्म करवाना होगा तो सबसे पहले हमें डी पॉइंट तक पहुंचना है। उसके बाद स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन आएगा, देन फ्रैक्चर आएगा। तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है स्टील की मिल जाती है। तो अगेन अब हम देखें कि सबसे पहले हम देखते हैं एच वाई एस डी, क्योंकि एच वाई एस डी थोड़ी सी पुरानी है, उसके बाद टी एम टी जो है बाद में आई है। तो एच वाई एस डी जो है हमारी स्टैंड करती है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील को। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे बिलेट्स होते हैं, बिलेट्स क्या होता है गाइस, एक नॉर्मल बार होती है स्टील की। ठीक है, आप इसको माइल्ड स्टील की बार भी समझ सकते हैं। इसको बनाया जाता है फैक्ट्री में। ठीक है, और फिर इसके बाद इसको क्या किया जाता है कि इसको ना बड़े बड़े रोलिंग ड्रम्स होते हैं, उनके थ्रू जो है इसको पास करवाया जाता है इन दी फैक्ट्रीज। ठीक है, और उसके बाद क्या किया जाता है, इनको इनको साथ साथ जैसे जैसे इस रोलर में जा रहा होगा, साथ साथ ही इसमें ट्विस्टिंग भी कर रहे होंगे इसकी। तभी आपने देखा होगा जो हमारी बार्स होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा बॉन्ड है विद कंक्रीट वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो जब तो ये काफ़ी अच्छे बॉन्ड के साथ काम करती हैं। अगर आप सोचें कि अगर एक नॉर्मल माइल्ड स्टील है जिसके ऊपर कोई भी ऐसे बैंड्स या बॉन्ड्स नहीं बने हुए हैं, ठीक है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि गैप बनना शुरू हो जाएगा कंक्रीट के साथ। ठीक है, तो ये इसलिए हम लोग इसको साथ साथ ट्विस्ट भी करते रहते हैं। और ट्विस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं कि इसको मैकेनिकली ट्विस्ट करते हैं और इसको पानी में ठंडा होने रख देते हैं, और उसके बाद इसको शेप देते हैं हम, जो भी इसकी रिक्वायर्ड शेप होती है। उसके बाद हम उसको शेपिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इसको हम लोग साथ ही साथ जो है कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार्स भी बोलते हैं। बेसिकली जो कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार हैं ये पहले भी आती थी। जो हमारा एफ ई, आपने 415 सुना होगा। ठीक है, 415 से पहले जो है, जो एफ ई अगर 300 आप देखें या एफ ई 300 से पहले देखें, तो वो सब जो है कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार्स हैं। पर आज के टाइम पे ये बनती नहीं है, इनको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं तो उससे हमारा एच वाई एस टी बार्स बन जाती हैं। ठीक है, तो यही बेसिक इनमें थोड़ा सा ये एच वाई एस टी का है। और इसमें इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो टी एम टी बार से काफ़ी कम होती हैं, उसको हम अभी आगे देखेंगे। तो ये बेसिक प्रोसेस है जो कि इन बार्स को बनाने के लिए होता है। टीएमटी और एचवाईएसडी स्टील को बनाने का सेम ही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा लास्ट में डिफरेंस है। सबसे पहले हम लोग आयरन लेके आते हैं। ठीक है, कोल जो भी हमारा चाहिए होता है उसको डीआरआई प्लांट में भेजते हैं। फिर उसका हम लोग आयरन के छोटे छोटे उनको माइक्रो पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्लास्ट फर्नेस में उसको गर्म करते हैं काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे। ठीक है, ताकि जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो अच्छे से डिवेल्प हो सकें और काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा सा वो बन सके। ठीक है, फिर जो भी उसकी जो हमारी बेसिक ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है स्टील इंडस्ट्री में। अगर अभी आपने सुना होगा कोरोना की वजह से जब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो इन्होंने थोड़ी सी चेंजेस कर करके अपने जो स्टील प्लांट्स हैं इन्हीं को ही ऑक्सीजन प्लांट्स में चेंज कर दिया था। ठीक है, और फिर इसके हम लोग छोटे छोटे बिलेट्स बनाते हैं। बिलेट्स कुछ नहीं होता है, ये छोटे छोटे रेक्टेंगुलर से बार्स होती हैं। ठीक है, उस स्टील की, उन्हीं को ही हम फिर बाद में रोलिंग मिल में रोल करते हैं। ऊपर भी रोलर होता है, नीचे भी रोलर, साइड्स में भी रोलर, जिसके कारण जो है वो गोल सी शेप ले लेती है हमारी स्टील। और उसके बाद उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट कर लेते हैं, और यहीं से ही हमारा रोलिंग मिल से ही हमारा जो है एच वाई एस टी का भी
बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है अलग से, ठीक है। पर आज के टाइम में मोस्टली टीएमटी ही यूज़ होता है और टीएमटी ही लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि थोड़ा चीप भी है, वो देखेंगे भी हम आगे। टीएमटी और इसमें सिर्फ एक ही फ़र्क है कि इसको जैसे जैसे हम लोग रोलिंग मिल में डालते हैं तो इसको हीट करते हैं और हीट के साथ साथ ही एकदम से ही इसको हम लोग कूल डाउन कर देते हैं, जबकि इसको हम लोग ट्विस्ट करते हैं कूलिंग करते वक्त, ठीक है। तो यही इनमें दोनों में फ़र्क है कि इसको कूलिंग करते हुए ट्विस्ट करते हैं और उसको हॉट करते करते ट्विस्टिंग कर देते हैं और एकदम से उसको कूल कर दिया जाता है, क्वेंचिंग कहते हैं उस प्रोसेस को। तो टीएमटी को देख लेते हैं। टीएमटी जो है हमारा थर्मोमैकेनिकली ट्विस्टेड, इसको कहते हैं हम लोग। ये दो ही कंपनीज बनाती हैं, एक है टेम्कोर बार, आपने नाम सुना होगा, आपके जो सरिया होता है उसके ऊपर भी इनकी स्टैंप होती है। यह टर्मैक्स पावर्ड स्टील। ये जो टर्मैक्स पावर्ड स्टील है ये हमारी जर्मनी बेस्ड कंपनी है। यही जो है इनके पास ही टीएमटी स्टील को बनाने के पेटेंट्स हैं। यही जो है बाकी कंट्रीज़ को जो है ये लाइसेंस देती हैं अपने अंडर, ठीक है। तो और ये अपना प्रॉफिट जो मार्जिन है उसको अर्न करती हैं। और ये जो कंट्री है टेम्को, जो ये कंपनी है टेम्कोर, इसको बनाती है बेल्जियम की ये कंपनी, ठीक है। तो ये इनका है। और बाकी हम देखें कि इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो रोलर प्रोसेस है स्टील का वो बिल्कुल सेम रहता है। जो आपकी स्टील है वो एक रोलर से गुजरती है। गुजरने के बाद क्या होता है कि आपका जो वो गोल सी शेप ले लेती है और उसको एकदम से ठंडे पानी में डाल देते हैं, ठीक है। जो आपकी स्टील होती है उसको एकदम से ठंडे पानी में डाल देते हैं वो लोग, और एकदम से ठंडे पानी से डालने की वजह से क्या होता है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादा अच्छे से निखर के आती हैं बाहर, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि हॉट और कोल्ड एकदम से करने से क्या होता है कि जो इनर पोर्शन होता है आपकी स्टील का, जो इनर पोर्शन होता है ये आपका सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, जिससे कि आपकी डक्टिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो आप जो डक्टिलिटी इंक्रीज होने से क्या होता है कि जो आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। और जो आउटर कोर है वो हार्ड हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। और मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या है कि जो आपकी आपको पता होगा कि बेंडिंग मूवमेंट, अगर आपकी बेंडिंग मूवमेंट कम है और मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है आपका ज़्यादा है, तो जो आपकी जो बॉडी है वो आपकी डिफॉर्म नहीं होती है। तो यही इसमें है कि इसका जो आउटर कोर है वो हार्ड हो जाता है, जिसके कारण मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है, और इनर कोर जो सॉफ्ट होता है जिसके कारण जो डक्टिलिटी बढ़ जाती है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, और आपको पता होगा कि बार्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं, और जो हमारे कंक्रीट है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में अच्छी होती है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसको कोल्ड करके के हमें ट्विस्ट नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो इसलिए इसको कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इसकी लाइफ ज़्यादा होती है बिकॉज इसमें क्वेंचिंग हुई होती है, और क्वेंचिंग होने की वजह से जो है इसके माइक्रो स्ट्रक्चर जो हैं वो अच्छे से डिवेल्प हो जाते हैं, और माइक्रो स्ट्रक्चरल जो बॉन्ड है वो अच्छे से डिवेल्प हो जाता है, तो इसके कारण जो है इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेस है इसकी, ठीक है, क्योंकि एक तो आज के टाइम में सच्चाई ये है कि HYSD इतने ईजिली आपको मिलेगी भी नहीं, और दूसरा रीज़न ये है कि इसकी जो फैक्ट्री लगाने के लिए कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपको नॉर्मल मशीनरी की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए लेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। और ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होती हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इनकी डक्टिलिटी ज़्यादा होती है, और जिनकी डक्टिलिटी ज़्यादा होती है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होती हैं, ठीक है। अगेन हमारे पास सिर्फ इतनी ही बार नहीं है, हमारे पास और भी बार होती है, जैसे टोर बार स्टील हो गया, ठीक है, ये सिमिलर टू HYSD की तरह होती है, ठीक है। और हमारे पास जो है अपना CRS बार्स हो गया, क्रोजन रेजिस्टेंट बार्स होती हैं ये, ठीक है। और जो TMT बार है गाइज वो क्रोजन की प्रॉपर्टीज से भी काफ़ी अच्छे बजाती है, क्योंकि उसका जो आउटर कोर है वो हार्ड होता है, उसके कारण जो है वो क्रोजन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी भी शो करती है, ठीक है। और एक है SD बार, ये आपको नॉर्मली इंडिया में तो नहीं देखने को मिलेगी, पर ये आपको जापान साइड में मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सुपर डक्टाइल बार होती है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक कि TMT और HYSD में से कौन सा बेटर है। आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि TMT ज़्यादा बेटर है, थोड़ा सा चीप भी पड़ता है, ठीक है। तो यही थे आज का हमारा टॉपिक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।